अस्सलाम वालेकुम। स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाने के बाद 95% लोग अपने इर्द गिर्द मौजूद किसी दोस्त या किसी रिलेटिव के साथ मशवरा करते हैं और उसकी रिकमेंडेशन पर किसी भी एक कंपनी के या मुख्तलिफ कंपनीज के शेयर्स को खरीद लेते हैं। स्टॉक मार्केट के सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स इस तरीकाकार को बिल्कुल गलत समझते हैं और एक न्यू इन्वेस्टर की इस अप्रोच को उसके फ्यूचर के लिए डिस्ट्रक्टिव समझते हैं। वो ये रेकमेंड करते हैं कि किसी भी इन्वेस्टर को कंपनी के शेयर्स को खरीदने से पहले कुछ ज़रूरी और बुनियादी मालूमात ज़रूर हासिल करनी चाहिए। उन मालूमात की बिना पर यह फैसला करे कि वो किस कंपनी के शेयर्स को खरीदेगा और किस कंपनी के शेयर्स को नहीं खरीदेगा। आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे और ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि एक न्यू इन्वेस्टर कैसे बाआसानी फंडामेंटल एनालिसिस कर सकता है। आपने इस टर्म को सुनकर कतई तौर पर परेशान नहीं होना। आप इसको एक बार समझने के बाद खुद बाआसानी कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। फंडामेंटल एनालिसिस को बेसिकली तीन बड़े पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट है इकोनॉमी एनालिसिस, दूसरा पार्ट है इंडस्ट्री एनालिसिस, तीसरा पार्ट है कंपनी एनालिसिस। अब आपके जहन में फौरी तौर पर यह सवाल आ रहा होगा कि हमें तो कंपनी के शेयर खरीदने हैं, तो इकोनॉमी एनालिसिस क्यों करना है? इकोनॉमीज और स्टॉक मार्केट्स आपस में डायरेक्टली रिलेटेड होती हैं। इकोनॉमीज बढ़ती हैं तो स्टॉक मार्केट्स भी बढ़ती हैं। इकोनॉमीज गिरती हैं या उनमें कोई भी नेगेटिव इफेक्ट आता है तो उसका असर स्टॉक मार्केट्स पर भी आता है। तो हम आज की वीडियो में खुद को इकोनॉमिक एनालिसिस तक महदूद रखेंगे और ये समझेंगे कि कैसे हम या किन फैक्टर्स को देखते हुए हम इकोनॉमिक एनालिसिस कर सकते हैं। सबसे पहला जो फैक्टर हम इकोनॉमिक एनालिसिस के लिए देखते हैं वो है जीडीपी ग्रोथ रेट। अगर किसी भी इकोनॉमी का ग्रोथ रेट यानी किसी भी मुल्क का जीडीपी ग्रोथ रेट 2.5% से अबव हो, जैसे जैसे इससे अबव होगा उसको इकोनॉमी के लिए इतना अच्छा समझा जाता है। जैसे जैसे ये परसेंटेज डाउन होती है उसको इकोनॉमी के लिए इतना ही नेगेटिव समझा जाता है। अगर ये रेट 2.5% से अबव हो तो हम ये समझते हैं कि ये इकोनॉमी आने वाले वक्तों में ग्रो करेगी। दूसरा फैक्टर जो हम देखते हैं वो है फॉरेक्स रिजर्व्स। आसानी के लिए आप ये समझ लें कि उस वक्त किसी भी मुल्क के पास डॉलर के कितने ज़खायर मौजूद हैं। जितने ज़्यादा डॉलर के रिजर्व किसी मुल्क के पास होते हैं उतनी ही इकोनॉमी बेहतर गिनी जाती है। जितने फॉरेक्स रिजर्व कम हो उनको इकोनॉमी के लिए नेगेटिव समझा जाता है। अब जो तीसरी चीज हमने देखनी है वो है बैलेंस ऑफ पेमेंट। यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट से मुराद कि आपको ये पता होगा कि तमाम ही ममालिक कुछ चीज़ें दूसरे ममालिक को देते हैं और कुछ यानी दूसरे ममालिक को बेचते हैं यानी कि एक्सपोर्ट्स, और कुछ चीज़ें खरीदते हैं यानी कि इम्पोर्ट्स। तो अगर किसी मुल्क की एक्सपोर्ट्स इम्पोर्ट से ज़्यादा हों यानी वो ज़्यादा चीज़ें दूसरे मुल्कों को दे रहे हैं और ख़ुद थोड़ी चीज़ें हासिल कर रहे हैं तो इसको कंपनी किसी भी मुल्क के लिए अच्छा समझा जाता है। अगर इंपोर्ट्स ज़्यादा हों और एक्सपोर्ट्स कम हों और ये वक्त के साथ साथ कम हो रही हों तो ये किसी भी इकोनॉमी पर इंतहाई बुरा असर डालती है। अगली चीज़ जो हमने देखनी है वो है पॉलिसी रेट यानी शरह सूद। शरह सूद और स्टॉक मार्केट्स आपस में इंतहाई रिलेटिव हैं। जब शरह सूद अगर सिंगल डिजिट में हो तो ये इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव होती है। अगर ये इससे ज़्यादा बढ़ती जाए तो जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे स्टॉक मार्केट्स पर नेगेटिव इफेक्ट होगा। यानी अगर किसी भी इकोनॉमी में शरह सूद सिंगल डिजिट है तो आप उसको एज अ पॉजिटिव इंडिकेटर फॉर द स्टॉक मार्केट समझते हैं। अब अगली चीज़ हमने देखनी है वो है किसी भी मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। अब यहाँ पर आपने खुद को एक माइंड में क्लियर रखना है। अगर किसी मुल्क में कोई भी सियासी एक्टिविटीज हो रही हैं तो इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि वो पॉलिटिकली डिस्टेबलाइज है। हाँ, अगर किसी मुल्क में सियासी बिना पर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं और उन लड़ाई झगड़ों की वजह से किसी भी मुल्क में एक लॉ एंड ऑर्डर का मसला बना हुआ है तो वो इकोनॉमीज को नेगेटिव असरात मुरतब करता है। उस मुल्क में उस इकोनॉमी में पॉलिटिकल एक्टिविटीज आसानी के साथ और एक मुनज़्ज़म अंदाज में हो रही हैं तो इसको इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव समझा जाता है।
और हम जो लास्ट फैक्टर इसमें देखेंगे वो है इन्फ्लेशन। अगर किसी भी मुल्क के अंदर, किसी भी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन की परसेंटेज बढ़ रही हो तो वो इकोनॉमीज को स्लो डाउन करती है। अगर इन्फ्लेशन कम हो रही हो तो वो इकोनॉमीज के लिए पॉजिटिव कंसिडर होता है। किसी भी इकोनॉमी में या किसी भी कंट्री में इन्फ्लेशन रेट 2 to 3% है तो ये इकोनॉमीज के लिए पॉजिटिव होता है। इस इन्फ्लेशन रेट के साथ इकोनॉमीज और स्टॉक मार्केट्स ग्रो करती हैं। इकोनॉमिक एनालिसिस एक इंतहाई बड़ा टॉपिक है, लेकिन हमने सिर्फ उन्हीं फैक्टर्स को देखा है जो एक स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर से रिलेटेड हैं। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल जीडीपी, सेकंड फॉरेक्स रिजर्व, थर्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट, फोर्थ पॉलिसी रेट और फिफ्थ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। जो लास्ट फैक्टर है वो है इन्फ्लेशन रेट। आपका इकोनॉमिक एनालिसिस के हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे एक न्यू इन्वेस्टर आसानी से इंडस्ट्रियल एनालिसिस कर सकता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ख्याल रखिए अपना, अपने इस यूट्यूब चैनल का। अल्लाह हाफिज़।